अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पिछले हफ्ते वफाकी काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी थी कि 5 लाख मैट्रिक टन शुगर इंपोर्ट करने की इजाज़त उन्होंने दे दी थी, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो चीनी की कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं और अगर उस कीमत पर उसे इंपोर्ट किया जाए और फिर बाकी जो टैक्सेस हैं वो भी लगाए जाएं तो फिर या तो हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी या फिर जो टैक्सेस हैं उनको वेव करना पड़ेगा। अदरवाइज जो चीनी की कीमतें हैं लोकल मार्केट में वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि तमाम जो टैक्सेस हैं चीनी की इंपोर्ट के ऊपर उनको वेव ऑफ कर दिया जाएगा ताकि जो चीनी की इंपोर्ट है वो अफोर्डेबल हो। लेकिन खबर अब उसमें यह है कि वफाकी काबीना ने तो मंजूरी शहबाज दी, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो इस तरह के जो फैसले हैं वो IMF की अप्रूवल के बगैर तो हो नहीं सकते और IMF जो है अब वो एक बड़ी रुकावट बन गया और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो अग्रीमेंट है या जो हमने कंडीशनैलिटीज़ अग्री की हैं उसका ये सीरियस ब्रीच है। तो इसका मतलब है कि ये मामला जो है शुगर की इंपोर्ट वाला वो खटाई में पड़ गया है। कामरान, पहले तो हमने ये तय करना कि इसमें कसूर किसका, IMF का या हुकूमत पाकिस्तान का है। जब बजट चल रहा था तो हर वक्त हुकूमत हमें डरा रही होती थी। जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के इजलास हुए, जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के इजलास हुए, जो भी कोई रीजनेबल प्रपोजल भी होता था जिसके ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, जो पार्लियामेंटेरियंस समझते थे कि कोई रिलीफ किसी को मिलनी चाहिए टैक्सेस के हवाले से, तो आगे से डरा दिया जाता था कि IMF आ जाएगा और जब IMF आ जाएगा तो सब कुछ जो है ना उलट पुलट हो जाएगा। अगर आप टीचर्स के हवाले से देखें, रिसर्चर्स के हवाले से 25% तक टैक्स का रिबेट था, अश्योरेंसेस दी गई स्टैंडिंग कमेटी के फोरम के ऊपर और बाद में वो जो रिबेट था जो इन्होंने वापस ले लिया था उसको रिस्टोर करना था, रिस्टोर नहीं कर सके और कहा गया जी कि IMF नहीं माना। इसी तरीके से अगर तनख्वाहदार तबके का देखा जाए कि बहुत ही मामूली सी रिलीफ चंद स्लैब्स के ऊपर दी गई, कहा जी कि IMF नहीं माना। लेकिन जहां पे हुकूमत की अपनी जो सियासी गलतियां हैं उनको छुपाना हो, कुछ मखसूस ग्रुप्स के मफादात की बात हो तो IMF की भी परवाह नहीं की जाती। एग्जैक्टली यही हुआ इस केस के अंदर कि जो चीनी थी, पहले जब हमने प्रोग्राम द रिव्यू को उठा के देख लीजिए, हमारी जो खबरें थी एक्सप्रेस रिव्यू में उसको उठा के देख लीजिए, हम पहले दिन से कह रहे थे ये फैसला गलत है, चीनी मत एक्सपोर्ट करें, ये नंबर्स जो है वो रिलायबल नहीं है। हुकूमत ने चीनी जो है इसको एक्सपोर्ट किया, आज वो खुद कह रही है हुकूमत के शॉर्टेज है और हमें 5,30,000 मैट्रिक टन से लेकर 5,35,000 मैट्रिक टन की शॉर्टेज है जिसको पूरा करने के लिए 5 लाख टन की इंपोर्ट करनी है। तो जब ये इंपोर्ट का फैसला किया गया, अब जो जराए बता रहे हैं हुकूमत के पास 2 चॉइसेस थी, IMF को कंसल्ट किया जाए, तो अगर इनको खतरा यह था अगर IMF को कंसल्ट किया जाता कि हमें टैक्स वेव करने पड़ेंगे या सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वो रोक देंगे। तो दूसरा रास्ता यह था कि IMF को कंसल्ट ना किया जाए, IMF को बाईपास किया जाए और फिर जब IMF का एतराज आएगा तो देख लिया जाएगा। यही वो जो है ना जो एक यूजुअल अप्रोच रही किसी भी हुकूमत के IMF को डील करने के हवाले से, इन्होंने दूसरा रास्ता लिया, इन्होंने IMF को बाईपास किया। जो शुगर की इंपोर्ट के ऊपर 53% जो फेडरल टैक्सेस थे उसमें से 52.5% टैक्सेस माफ कर दिए और ये दोनों सेक्टर्स के लिए, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, जो 0.5% इसलिए रिटेन किए कि अगर जो भी इंपोर्ट होती है, जो इंपोर्टर होगा उसका रिकॉर्ड रहेगा, नॉमिनल सा 0.25% इनकम टैक्स और 0.25% जो है सेल्स टैक्स। तो उसके ऊपर फिर IMF का जो रिएक्शन आना था वो बनता था। IMF ने अपने डिस्प्लेयर इनको शो किया, इनकी मुलाकातें वर्चुअली इनकी बात हो रही है अभी भी IMF के साथ। उसके साथ जो एक इंटरेस्टिंग चीज हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कामरान, वो ये इवन के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है कामरान उसको भी बाईपास किया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को बताया कि आप ये जो काबीना में समरी लेके गए हैं जिसमें, और समरी थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड की, कि आप ये टैक्सेस वेव ना करें, IMF इसका बुरा मनाएगा। प्रोग्राम जो है जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ डी ट्रैक हो सकता है। तो जो खबर है इसके अंदर इवन के जो समरी थी वो रेगुलर एजेंडा के ऊपर नहीं गई, सबको पता है सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई और जो जब सर्कुलेशन के जरिए भी मंजूरी ली गई, इतलात ये है कि वजीर खजाना साहब को मना कर दिया गया या उनके कमेंट का वेट ही नहीं किया गया कि आप इसके ऊपर कोई कमेंट करें। उनके कमेंट्स के बगैर, वजीर खजाना साहब के कमेंट के बगैर ये समरी अप्रूव हुई। इस हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्टली राब्ता किया, उनको मैंने सवाल भेजे कि इसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं, आपने क्या कहा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, आज के दिन तक जवाब नहीं है। तो दिस इज दी होल स्टोरी के नंबर 1 हुकूमत सीरीज ब्रीच में जा चुकी है। IMF के प्रोग्राम के 2 ब्रीचेस की हैं, एक तो ये कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट अब कमोडिटी खरीद नहीं सकती, और ब्रीच नंबर 2 विच इज मोर सीरियस, विच इज नाउ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF, कि आप टैक्सेस को जो वेव नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि क्या IMF के इस एतराज के बाद
हुकूमत जो है क्या ये शुगर इंपोर्ट कर पाएगी या इनको अब अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी? देखिए, इन्होंने इनका जो प्लान यही था कि 5 लाख के अगेंस्ट 3 लाख मेट्रिक टन का पहला टेंडर हम फ्लोट कर देंगे, और जब टेंडर फ्लोट हो जाएगा तो फिर IMF भी कुछ नहीं कर सकेगा। इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। इसमें उन्होंने रिस्क पे क्या डाला, IMF के साथ जो इनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 2.5 ईयर्स, ना सिर्फ ये प्रोग्राम, उससे पहले वाला भी जो प्रोग्राम था शॉर्ट टर्म का, और IMF हर जगह पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था कि अब ये काम ठीक करना शुरू हो गया। उस ट्रस्ट को इन्होंने ब्रीच किया, इन्होंने प्रोग्राम की कमिटमेंट्स को ब्रीच किया, और उसके बाद जो नतीजा निकला, जो 3 लाख का टेंडर था उसको गवर्नमेंट अमेंड कर चुकी है, और अमेंडमेंट के बाद वो 3 लाख का टेंडर जो ऑलरेडी 50,000 मेट्रिक टन पे रिड्यूस कर दिया गया। इससे एक अंदाजा भी होता है कि हम पहले भी बात करते रहे हैं कि आप उसे माफिया कह लें या ये जो एक कार्टेल है, जो शुगर बैरन्स हैं, वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं कि गवर्नमेंट जो भी हुकूमतें हैं वो इतनी मजबूर हो जाती हैं, या उसमें खुद भी लोग जो बेनिफिशरीज हैं वो बैठे हुए हैं कि वो IMF का प्रोग्राम जो है, और IMF का प्रोग्राम दाव पे लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी मईशत को दाव पर लगा रहे हैं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपने अपनी मईशत को एक सस्टेनेबल पाथ के ऊपर डालना है। और आपने खुद कहा कि ओवर द ईयर्स 2-2.5 साल में एक ट्रस्ट बिल्ड किया है, लेकिन इस चीनी के मामले में हम वो जो ट्रस्ट है वो भी तोड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो ट्रस्ट अपेरेंटली तोड़ भी दिया है। हमने तोड़ दिया। अब इसके ऊपर इसको रेक्टिफाई करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वजारत खजाना काम तो कर रही है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या? इस सारे प्रोसेस में ये हुआ कि जब चीनी एक्सपोर्ट की जा रही थी, उससे पहले चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो थी, जो आज 200 रुपए किलो ऑफिशियली है। जो ओपन मार्केट में ये तो PBS का नंबर है ना, 200 रुपए फी किलो, मतलब ये तो ऑथेंटिक नंबर है। रेट 210 रुपए तक भी है, और जो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, अगर 1 रुपया फी किलो चीनी बढ़ती है तो तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ रुपए इजाफी शुगर मिलों को मिलता है। अगर हम 60 रुपए एटलीस्ट कीमत फी किलो बढ़ चुकी है, 60 का हम एवरेज भी ले लें, 30 रुपया भी ले लें, उसका आधा भी ले लें, तो कम से कम भी 85 अरब रुपया शुगर मिलों ने लोकल मार्केट से कमाया। और जो ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड नंबर अवेलेबल है एक्सपोर्ट के, 7,65,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करके 114 अरब रुपया बाहर से कमाया। और नुकसान किसका? वो हुकूमत बड़े फख्र से कहती है कि पहले हम शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी हुकूमतें देती थी, हमने सब्सिडी नहीं दी। भाई, आपकी बजट से पैसा नहीं गया, जो कि अगेन टैक्स पेयर्स का ही पैसा लोगों की जेब से डायरेक्ट डेली हर मिनट हर घंटे पैसा जा रहा है। और क्या जा रहा है? 60 रुपए फी किलो इजाफी जो कीमत। और बात यहां पर नहीं रुकती नाज़रीन, लगता ऐसा था कि शायद हुकूमत ने सबक सीख लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे थे, IMF के प्रोग्राम को भी खतरे में डालकर इन्होंने चीनी को दरामद करने का फैसला किया, तो उसे लगता है तक आइंदा शायद ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये सोचना भी शायद गलती थी, क्योंकि 14 जुलाई को हुकूमत ने जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, उसके साथ एक नया मुआहिदा कर लिया है। और उस मुआहिदे के 2 नुकात है। एक नुकात तो आपके सामने आ गया, खुद फूड मिनिस्ट्री ने उसकी प्रेस रिलीज जारी कर दी कि अब जो एक्स फैक्ट्री चीनी की कीमत होगी 165 रुपए फी किलो होगी। एक्स फैक्ट्री का मतलब यह है कि जो फैक्ट्री के गेट से निकलेगी, जो रिटेलर अपना उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएगा वो उसके अलावा है। उसी मुआहिदे के तहत हर महीने एक्स फैक्ट्री की प्राइस में 2 रुपए फी किलो इजाफा होगा, और जो मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक 171 रुपए फी किलो के करीब होगी। हालांकि इस स्टेज के ऊपर एक्स फैक्ट्री का मुआहिदा करना भी जो गलत था, लेकिन उसके अंदर जो ज्यादा खतरनाक चीज और जो इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि हुकूमत ने अपनी इस बैड गवर्नेंस से, बैड पॉलिसी डिसीजन से कोई सबक नहीं सीखा। ये इसकी जो क्लॉज डी है इस मुआहिदे की, जो मैं रीड कर रहा हूं, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट विल अलाउ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ शुगर स्टॉक्स एक्सीडिंग 7 मिलियन मेट्रिक टन्स carry over plus crushing season 2025-26 production after 30 days of the closing of the crushing season 2025-26। फैसला ये किया, और ये मुआहिदा है जिसको किसने साइन किया है, जिसमें पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी जनरल है इमरान अहमद साहब, उन्होंने किया है, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से राना तनवीर हुसैन, मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। ये 14 जुलाई को एग्रीमेंट साइन हो गया। तो कोई सबक भी यहाँ पे सीखा नहीं गया। कुछ लोग जो कह रहे थे कि अब हम एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देंगे, जितना मर्जी सरप्लस हो, उन्होंने खुद ही इस किस्म के मुआहिदे कर लिए। कामरान, ये सारा क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ये आप सिर्फ PSMA तो फेस है, PSMA के पीछे कौन है? शुगर मिलों के पीछे कौन है? पावरफुल लोग। तो अवाम की जेबों के ऊपर जितना भी बोझ पड़ रहा है, गालिबन किसी को इस चीज की कोई परवाह मुझे लग नहीं रही कि कोई है किसी किस्म की। अब इसमें जो एक और फैसला भी प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, एक कमेटी उन्होंने बना दी है कि ये जो शुगर का सेक्टर है इसको डी रेगुलेट किया जाए। इसके हवाले से कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसका क्या पर्पस है? डू यू थिंक कि ये डी रेगुलेशन अगर जेन्युइनली ये कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो आप बिजनेस करना नहीं, आप फैसिलिटेट करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि इसको डी रेगुलेट करना चाहिए? और डी रेगुलेट करने का
क्या फायदा या नुकसान हो सकता है अगर आप आम सारिफ की बात करें तो? कामरान, ये मुझे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी इनके फैसले नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो उनके साथ पीएसएमए के साथ मुआहदा कर लिया एक्स फैक्ट्री प्राइस का, जो कि ये कर ही नहीं सकते। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कंपटीशन कमीशन का कानून है, कोई भी प्राइस फिक्सेशन हो ही नहीं सकती। उसके बाद ये जो इनका एक जो और कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, ये कब बनी है? 16 को, मतलब थर्सडे वाले दिन कमेटी बनी है ये, और इसमें इन्होंने कहा जी कि हम इसको डीरेगुलेट करेंगे। आपका सवाल ये कि फायदा होगा या नहीं होगा। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, गंदम की हुकूमत ने एक बीट स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर हुकूमत करती थी हर साल, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर प्राइसेस थी ना, उसको गवर्नमेंट डिक्टेट कर रही थी, और नतीजा क्या निकला कि कीमत अगर 3,900 रुपए फी मन भी है तो मार्केट में 5,500 रुपए फी मन बिकती थी। तो इन्होंने उसको डीरेगुलेट कर दिया, उसकी प्राइस फिक्सेशन छोड़ दिया, तो वो आज उसकी जो कीमत है, हो सकता है थोड़ा बहुत किसान का इसके अंदर नुकसान भी हो रहा हो, लेकिन आपको जो एक मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर एक हायर लेवल था वो नीचे आया। आज एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर आपको गंदम मिल रही है। लोगों को अगर रोटी सस्ती नहीं हुई तो मजीद रोटी महंगी भी नहीं हुई। ठीक है, अब अगर डीरेगुलेट करना हो तो क्या आपको कमेटी बनानी है? आप एक सिंपल जो इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है और जो एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है उसको अमेंड कर दीजिए, और अमेंड करके वहां पे लिख दीजिए कि शुगर की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री है, जो मर्जी उसको मंगवाना चाहे मंगवा ले, जो नॉर्मल से टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, उसकी हवाले से वो गवर्नमेंट चार्ज कर ले। तो इसके लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत? अब ये कमेटी भी कानून को 15 मेंबर्स की ये कमेटी है नाज़रीन, जिसमें इंटरेस्टिंगली इसकी जो सरबराही दी गई है वो पावर मिनिस्टर को दी गई है, सरदार अवैस लगारी साहब को। अब उनकी शुगर के वाले से क्या एक्सपर्टीज है गॉड नोज। फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर है, फूड मिनिस्टर इसके मेंबर है, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर इसके मेंबर है, SAPM और इंडस्ट्रीज इसके मेंबर है। जो कुछ इंटरेस्टिंग मेंबर्स हैं कामरान, इसमें एक नाम है राना नसीम साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, फॉर्मर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, क्या इसके अलावा और भी कुछ करते मुझे नहीं पता, बट राना नसीम साहब का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इस कमेटी के अंदर। इसके बाद कोई अहमद उमैर साहब हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के एग्रीकल्चर के। फिर बाकी सेक्रेटरीज हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं, वो इसके मेंबर्स हैं, और ये रिव्यू करेगी लॉज को कि डीरेगुलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से लॉज इसमें रुकावट है, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। तो उसके बाद ये कमेटी 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। मेरा ख्याल इस कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल काम क्या था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर अमेंड करते और मार्केट के ऊपर छोड़ देते। थोड़ा बहुत लोगों को तकलीफ होती वक्ती तौर पे, लेकिन जो चीज मार्केट के ऊपर होती है, चीनी कामरान एसेंशियल नहीं है, घी जो है ना, जो खुर्दमी तेल है वो एसेंशियल है, वो डीरेगुलेटेड है। किसी को पता है उसकी क्या कीमत है? क्या किसी को पता है कि दालों की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर मीटिंग्स करते हैं दालों की कीमतों के ऊपर? वो भी ज्यादा भी है। गंदम की आप बात करें, गंदम तो एक स्टेपल फूड है, और उसको अगर आपने डीरेगुलेट कर दिया है तो फिर चीनी को हम क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पर ब्रेक लेंगे और इन तमाम अहम सवालों के जवाब जो हैं लेंगे राना तनवीर हुसैन, फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं जो शुगर की इंपोर्ट का फैसला है, और अब जो उस पर IMF ने एतराज़ किया, इस पर मजीद बात करने के लिए राना तनवीर हुसैन साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राना साहब। मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, जो पिछले 8 महीनों की सूरत हाल हमारे सामने रही है, चीनी को पहले एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देना, फिर चीनी की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ, आपके ख्याल में अगर हम अक्टूबर 2024 में चले जाएं और दोबारा अगर एक मौका दिया जाए कि क्या हमें मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए, तो क्या आप उस फैसले को सपोर्ट करेंगे या उस पर नजरसानी करेंगे कि वो फैसला ठीक नहीं था? नहीं, आप पिछले फैसले की राना साहब बात कर रहे हैं या अभी जो करंट सीजन है उसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं बात कर रहा हूं जो अक्टूबर 2024 में जो क्राइसिस सारा ये कीमतों में इजाफा हुआ, क्योंकि जो एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2024 में, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको सामने रखते हुए डू यू थिंक के वो ठीक फैसला था? देखिए, मैं आज भी आपको बताता हूँ 100% ठीक फैसला था। उसकी थोड़ी मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। हमारे पास स्टॉक था उस वक्त जो हमारे रिकॉर्ड में था, जो हर तरह से वेरीफाइड था, वो था ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन हमारे पास था, 75 लाख टन। हमारी जो कंजम्पशन है वो 6.3 से ज्यादा नहीं है, इसी 4-5-7 से इसी तरह चल रही है सारी। तो उस पर जो सरप्लस था वो ऑलमोस्ट कोई 13 था, 1.3 मिलियन था
बिल्कुल, ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ जो बन रहा था, जो प्राइसेस थी उनकी, वो बहुत ही, उनकी जो कास्ट थी या सारे इंडस्ट्री की, और जो फार्मर था उसको भी कोई सही ना पैसे मिल रहे थे, ना फार्मर की कोई प्राइस सही मिल रही थी। तो उस पर यह फैसला किया गया कि इनको एक्सपोर्ट, जो बहुत ज्यादा पहले $750 थी, जो जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बड़े इस पे सेंसिटिव हैं, बड़े कॉशियस है, उन्होंने उस पर नहीं मानते थे कि नहीं करना। लेकिन अल्टीमेटली जब हमने उनको बताया कि ये सूरत हाल है, ऐसे इंडस्ट्री अगला साल जो है वो बहुत ही बुरा होगा किसान के लिए भी, और इंडस्ट्री भी शायद बिल्कुल ही प्रोक्योर भी ना करे या कर ना सके, पौने पौने करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये आप लिमिटेड एक क्वांटिटी कर लें। तो उन्होंने पहले एक जो जून में हमने शुरू की, पहले तो मैं प्राइस का आपको बता दूं, प्राइस उस वक्त थी 138 पर केजी। ये मैं जब हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दी है पहली, ये जरा नोट कर लें, क्योंकि सारी ये जो चीज चल रही है ये कुछ इतना ज्यादा शायद इंफॉर्मेशन नहीं है या आपको पता नहीं है सिचुएशन का, बस अपने हिसाब से बातें करते रहते हैं सारे मीडिया के लोग। तो मुझे थोड़ा टाइम आपका चाहिए, मैं इस पे आपको मौका दिया है मुझे आपने, तो मैं इस पे एक्सप्लेन करूँ। 138 तो प्राइम मिनिस्टर बात कीजिए, आपके पास पूरा टाइम है। आप 138 थी पर केजी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये प्राइस जब एक्सपोर्ट की इजाजत देंगे तो ये इंक्रीज कर जाएगी प्राइस। तो हमने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो गलत है या इस पे स्टॉक है उस पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फिर मैं इतनी करता हूँ, आपको इजाजत देता हूँ कि आप लिमिटेड कर लें, 1 लाख कर लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो वो कहते 138 प्लस ₹2, ये 140 एक्स मिल होगा, एक्स मिल, उसमें 138 था। तो जो रिटेल है वो 145.15 होगी। तो मैंने कहा जी मिनिमम तो ये इसकी जो बीच में आता है 8 से 10 रुपए आता है, क्योंकि मीडिएटर मिडल मैन जो है वो जाते हैं फिर आगे जाते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, यही होगा। तो वो जब हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, ये मेरा जून था 2024, तो उस वक्त प्राइस आ चुकी थी $550, $550, $750 से पहले एस्टिमेट था कि अगर हम पहले जाते हैं तो $1 बिलियन आएगा। तो ये भी एक थी अट्रैक्शन जो हमारे रिजर्व के हाल है। तो जब उसको इजाजत दी तो ये प्राइस एक दिन भी सस्टेन नहीं की 138 पे, इंक्रीज हुई नहीं, 138 से नीचे 137, 138, ये रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, ये निकाल लें उस वक्त की प्राइसेस। अल्टीमेटली ये क्रैश कर गई 120 पे भी गई। इस दौरान फिर हमने थोड़ी देर बाद 1 लाख और दी, फिर शायद 50-1.5 लाख दी या क्या किया। अक्टूबर में जाके जब हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था सारा, तो क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला था, वो नवंबर में होना था, 15 नवंबर को। ये उनकी अंडरटेकिंग थी, हमारे साथ साइन किए हुए थे कि हम 15 नवंबर को चला देंगे इसको, मिलों को, जो यूजुअली एक उनका ट्रेडिशनली है भी। तो उस वक्त हमने कहा ये अक्टूबर आ गया, आगे नवंबर है, तो ये तो बड़ा किसान को देंगे नहीं पैसे, बिल्कुल जो इनका हाल हो गया। 118 पे पहुंची, 118 रुपीज पर केजी, जरा ये चेक कर लें एक्स मिल। तो वो क्रैश करके सारा कुछ गड़बड़ हो गई। तो उस वक्त हमने जो अनप्रेसिडेंटेड है 5 लाख रख के, उसमें से 5 लाख बफर स्टॉक रख के या रिजर्व समझने हमने उसको रिजर्व रख लिया। उनका पॉइंट ये था राणा साहब कि अगर 5 लाख भी आपने रखनी है तो आप गवर्नमेंट खरीदते हैं, इसको गवर्नमेंट खरीद के रख ले, क्योंकि हमारा तो पैसे बैंक के पैसे हैं, हमें मार्कअप पड़ रहा है, हम पे बोझ तो ना डालें। लेकिन हमने कहा नहीं, ये आप रखेंगे, हमने नहीं आपको इजाजत देनी। तो अक्टूबर में, मिड ऑफ अक्टूबर जाके ये 5 लाख की उनको इजाजत दी और 5 लाख हमने रख लिया। और प्रोजेक्शन जो थी वो हर तरफ से ये थी, फ्रॉम एवरी कॉर्नर, फ्रॉम एवरी सोर्स, जो ऑफिशियल सोर्स है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोविंसेस के, या बाल का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, तो वहां से ये था कि ये बहुत ज्यादा 2% गन्ना ज्यादा लगा ऐसा, और बहुत ज्यादा एक क्रॉप जो है वो बहुत ग्रोथ है उसमें, और बहुत ज्यादा इसमें आएगा। और ये 7.2 का प्रोडक्शन होगी अगले साल, 7.2 जरा नोट कर लो। तो हमने जब मैच्योर हुआ गन्ना, नवंबर में जब कटने पे आया तो हीट इतनी आई,
क्लाइमेट चेंज कि वो जो यील्ड थी जिसकी प्रोजेक्शन की गई वो यील्ड कम हो गई और पिछले साल से भी कम थी और 2% ज्यादा होने के बावजूद एरिया लगा था और उसमें जो उस सिक्रोज था वो जो रिकवरी थी क्योंकि हीट थी उसमें वो भी कम होगी। तो हमने जाके जनवरी में जब देखा दिसंबर के एंड में, तो दिसंबर का महीना था कि इसमें तो प्रोडक्शन कम हुई। उस वक्त हमने उसको फरवरी में जितनी बच गई थी, कोई 30-40 हजार बच गई थी एक्सपोर्ट से, वो हमने रोक दी। और जब प्रोडक्शन हमने देखी तो 30 अप्रैल को ये 5.8 थी, जहां पिछले साल हमारी 6.7 थी प्रोडक्शन और पीछे का जो स्टॉक था वो मिला 7.56 थी। तो ये जो 5.8 थी उसमें 5 लाख मिला के 6.3 थी, ये हमारे पास स्टॉक था जब ये हुआ। लेकिन आपके इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ 30 अप्रैल तक ये बात करते हैं एक्सपोर्ट की दिए जा तो प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस तो बढ़ी नहीं जी राना साहब। 30 अप्रैल तक आप रमजान शरीफ में भी 130 रुपया थी। ये मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें और इसको वेरीफाई करें जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 30 अप्रैल को ये जो ये तो 25 का था 130 रुपया थी। ईद तक यही रही जो रमजान शरीफ के में ईद थी या किस वक्त थी जो छोटी जिसको कहते हैं। तो ये उस वक्त ये सूरत हाल थी। बाद में कोई मैनिपुलेशन इन्होंने की जिस तरह एक है कार्टल के लिए तो थोड़ी है, लेकिन हमारी कंजम्पशन क्योंकि 6. राणा साहब किसने मैनिपुलेशन की ये जरा वाजे कर दीजिएगा। अब मैनिपुलेशन किसने की बाद में अप्रैल में जाके? ये मैं बताऊं जी, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप गुस्सा ना करें। ये मीडिया ने इसमें थोड़ा सा हाइप क्रिएट की, कुछ हमने पैनिक शो किया कि 6.3 मिलियन है और 6.3 स्टॉक था, 6.3 हमारी कंजम्पशन है जो मैंने पहले बताई है, नेक टू नेक। साहब मीडिया तो सारे गलत काम करता है ना, हम तो जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन ये मैनिपुलेशन किसने की जिसकी वजह से आज कीमत जो है मार्केट में 210 रुपए तक है? मैं बताता हूँ ना, जब ये पैनिक क्रिएट कर दिया गया मीडिया से और इधर उधर से, तो उनको मौका मिल गया कि ये तो आप नेक टू नेक है। उन्होंने भी जो मिल ओनर है उन्होंने उसको बढ़ाते गए। फिर डार साहब ने इसको कहा कि 154 से 159 आप करेंगे एक्स मिल और 162 या 1 कितनी डिटेल की उन्होंने की, जो एक कमेटी हेडेड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब पर। तो उसमें भी हमने उनको 15 दिन के लिए किया, लेकिन महीना चला लिया उनसे, इस पे रहे, इस रेंज में रहे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी हमारा तो एग्रीमेंट ही आपको 15 दिन का था और आपने महीना चला लिया, तो आप तो आजाद है। तो उसमें जो भी होता रहा। अब आपको पता है जिस तरह बेलगाम काम हुआ है, उससे सिट्टाबाज हैं, उसमें स्टाकी हैं, आपको पता है बहुत बड़े प्लेयर हैं इसमें। 3-4 तो ऐसे हैं बिग फिश, वो जो होती है ना, वो हैं जो डीलर जिनको कहते हैं, या बड़े फॉरवर्ड सौदे लेते हैं। जो बहुत बड़ा ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोग उसमें कर रहे होते हैं। एक चीज काइंडली क्लैरिफाई कर दीजिएगा, हम आपको टोकना नहीं चाह रहे, आप अपनी बात कर रहे हैं। ये जो आपने कहा ना कि बिग फिश है, बहुत बड़े ये स्टॉकी हैं, क्या ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर है? ये क्या ये फूड मिनिस्टर तनवीर हुसैन से भी ज्यादा ताकतवर है? नहीं, उनको हमने किया, उसमें ऑपरेशन किया। आपको पता होगा एक दफा ऑपरेशन हुआ जिसको हमने पकड़ा, फिर ये थोड़ा सा नीचे लाए, इन्होंने वादे किए, लेकिन ये इतने वादों पे रहते नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन देखिए हमारी कोशिश है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे बिल्कुल ही ड्राई हो जाए और सारा सिलसिला हो जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइएगा, हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर राणा साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब इस हक में नहीं थे कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में ये उन्होंने दावा किया कि एक लाहौर में मीटिंग हुई थी जिसकी सरबराही जो है वो एक निजी मीटिंग थी, उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने ये हुक्म दिया शहबाज शरीफ साहब को कि आप ये चीनी जो है इसकी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें। आप इस बात की तायीद करते हैं, तस्दीक करते हैं इस बात की? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हक में नहीं थे और प्राइम मिनिस्टर कभी किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आए। मुझे उन्होंने ये कहा था, मैं ऑनेस्ट टू गॉड में बता रहा हूँ, उन्हें कहा कि किसी किस्म का आपने प्रेशर नहीं लेना। मैं राणा साहब मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप इस पे प्रेशर में नहीं आना। मैंने कहा जी अल्लाह के बाद मतलब बड़े भाई साहब के प्रेशर में आके ये फैसला हुआ? राणा साहब बड़े भाई साहब के प्रेशर में फैसला हुआ? फिर नहीं, बड़े साहब ने तो कभी, मुझे नहीं पता कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ,
लेकिन मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे साथ बात करते थे वो कहते नहीं करना। ये मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों इस किस्म की बातें करते हैं मीडिया वाले, यही तो मसला है। मैं अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं तो मैंने बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये मुझे कहते हैं जी आप, मैं तो देखो एक एडवाइजरी बोर्ड का हेड, और एडवाइजरी बोर्ड में 2-3 मिनिस्टर हैं, उसमें फेडरल सेक्रेटरी हैं। वहां से हमने एक फैसला किया, months and months it has taken months and months। तो उसको कहा ये बड़ी तबाही हो रही है, तो इस पे कुछ ना कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब को बात दिल खास था, उन्होंने कहा कि जी फिर आप हमारे साथ ही रहिएगा। राना तनवीर हुसैन साहब, आप हमारे ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड का रोल है, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड का क्या रोल है, जिसमें PSM वहां पे मौजूद होता है, हुकूमत के लोग मौजूद होते हैं, FBR के लोग वहां पे बैठे होते हैं, प्रोविंशियल केयर कमिश्नर्स होते हैं, वो अदाद शुमार देते हैं, फिर भी मुल्क में चीनी की जो है शॉर्टेज हो जाती है। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद राना तनवीर साहब के साथ। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम शुगर के हवाले से बात कर रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट की बात हो रही है। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, एक और फैसला भी अब और PM साहब ने एक कमेटी बनाई है कि शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट कर देना चाहिए। अब इसमें हम भी ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि अगर डी रेगुलेट करना है तो उसके लिए कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है। बड़ा सिंपल है, आप एक नोटिफिकेशन जारी करें, जो नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी होती है उसके तहत शुगर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने दें और ख़त्म हो गया, मामला डी रेगुलेट हो जाएगा। तो कमेटी आखिर क्यों बनाई है इसके लिए, हमने इतना मुश्किल काम है ये? साहब मैं इसका जवाब दूंगा। पहले कुछ चीजें मैंने जरूर रजिस्टर करानी है कि जो बात कर रही है ये बिल्कुल, ये जो इंप्रेशन है इसको डिस्पेल होना चाहिए। ये कोई ऐसा बात नहीं है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने कहा हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो मुझे लास्ट डे कहा कि ठीक है लेकिन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप जो डिसीजन कर रहे हैं। तो एडवाइजरी बोर्ड जो आप बात कर रहे हैं उसमें सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो केन कमिश्नर होते हैं, वो डाटा देते हैं, वो कहते हैं हाँ एक्सपोर्ट करें या ना करें। जिस तरह हमारे जो आपने जिक्र किया PSM वाले होते हैं वो तो खैर होते ही हैं, FBR वाले होते हैं, उनका डाटा होता है। हमारे 3 सोर्स है डाटा के, एक FBR है, एक PSM है जो एसोसिएशन है उनकी, और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है केन कमिश्नर। हमारे पास तो कोई और नहीं है, और उनसे हम साइन लेते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं ये स्टॉक है। ये तो मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये चल रहा है कि जी पहले एक्सपोर्ट की वहां सब्सिडी दी। यार ये पिछली रजीम जो थी उसकी तरह ये नहीं है जिसमें सब्सिडी भी दी गई और शॉर्टेज के बावजूद एक्सपोर्ट की गई। ये 2 पॉइंट नोट कर लें शहबाज साहब। आप मेरा मतलब आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं ऑनेस्टली वैसे नहीं कह रहा, आपकी रिसर्च करते हैं। उस वक्त शॉर्टेज थी और सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट की गई, फिर इम्पोर्ट की गई। हमारे पास सरप्लस था, हमने अगर हम पहले करते तो हमें $1 बिलियन आता 750 पे। जब लेट हुआ तो फिर उस पर हमें 402 या 405 बिलियन डॉलर आए हैं। अभी जो आप डीरेगुलेशन पे चल गए, मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, देखिए सिंपल, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है या उसमें आ गया कोई प्रोडक्शन कम हो गई है तो उसमें इकोनॉमिक्स है कि अगर हमने इस वक्त हम थोड़ी सी टाइट पोजीशन पे हैं, प्राइस मैनिपुलेट हो रही है, उस वजह से थोड़ा सा हमको एक मिल गया है बहाना, तो उसमें हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, देखा इंपोर्ट हम करेंगे मामूली सी क्वांटिटी करेंगे जैसे थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, और वो उस पर लगाया गया हम कितने डॉलर खर्च करेंगे मैक्सिमम। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम 250-300 टन पे भी चले जाएं, मैं और उसमें $150 मिलियन लगेंगे आउट ऑफ 405। ये वाला पॉइंट रजिस्टर हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, जो अभी कामरा ने भी सवाल किया। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बना दी है डी रेगुलेशन करने के लिए, ये तो एक सादा सा काम नहीं था। आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का मैं आने लगा जी उसका टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है, जरा क्विकली बताइए। बार बार मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, सारी दुनिया ने कहा कि इसको डी रेगुलेट करते हैं। जिस तरह शुगर का अगर हमने वीट को कर दिया है, मेज है, राइस है, हर चीज डी रेगुलेटेड है। स्टेपल फूड है, हमारा क्रॉप है जो वीट है, तो उसको अगर कर दिया, जो नेसेसिटी है लोगों ने खाना ही खाना है, तो इसको क्या मसला है। तो फाइनली उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये काबू नहीं आएंगे, सारा सबने कहा, मेरे से अपराध के सामने। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन उसके कुछ कंटूर्स है, उसमें हमने देखना है कि लाइसेंस, अगर फैक्ट्रियां आप खोल दें, जो मजाक लगाए, मैं लगाऊं, कोई भी लगाए, तो यकीन करें ये सारा मसला हल हो जाएगा। अब ये मोनोपोली बनी हुई है, चंद हाथों में ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आगे लाइसेंस मिलते नहीं है, कोई नई फैक्ट्री लग नहीं सकती, नई टेक्नोलॉजी आ नहीं सकती।
जैसे एफिशिएंसी बढ़े। जी बिल्कुल ठीक है। और उसके जो टैक्सेस, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जो शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, जो इनकी आखिरी जुमला है वही सारी इस कहानी का इसका जो मसले का हल है वो यही है कि जो फैक्ट्रियां लगाने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस राज हुकूमत ख़त्म कर दे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो पाबंदियां वो ख़त्म कर दे। आप, मैं, हम सब, मीडिया इसके बारे में बात करना भी छोड़ देगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन 3 महीने के बाद जब 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाला वाक़या हुआ था, तो उसके बाद कल जो वाशिंगटन यानी कि जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, एक बड़ा ऐलान सामने आया है और आप उसे कह सकते हैं कि किसी हद तक ये भारत की सिफारती कामयाबी भी है कि जिस ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाया गया था, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, और जो भारत कहता था कि वो जो कलदम लश्कर तैयबा है उसका ये एक फ्रंट है या प्रॉक्सी है, उसने ये पहलगाम हमला करवाया था। लेकिन इससे पहले तक वो अमेरिका हो या बाकी दुनिया के ममालिक हों, वो भारत के इस नैरेटिव को बाय करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब स्टेट डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ भारत के इस बयानिए को अपनाया है, बल्कि बाकायदा तौर पर ये जो सो कॉल्ड द रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसको दहशतगर्द जो तंजीम है, यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फहरिस्त में इन्होंने इसको डाला है। और ये भी कहा है कि ये लश्कर तैयबा जो है उसका ये एक फ्रंट है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है, और पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया है उसमें तो एक तो उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम ये वाक़या हुआ है, इसकी जो अभी तक तहकीकात हैं वो नामुकम्मल हैं। और बात भी ठीक है, क्योंकि अभी तक ना तो हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, ना उसके अलावा कोई कंक्लूसिव एविडेंस भारत की तरफ से सामने आया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें जो बात की गई है कि जो इसकी लिंकेज जोड़ने की कोशिश की गई है कलदम लश्कर तैयबा के साथ, तो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा का कहना है कि ये एक कलदम यानी कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस दावे का यानी कि लश्कर तैयबा का इस पहलगाम वाक़े से लिंक जोड़ना जो है ज़मीनी हक़ाइक़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी मौसर कार्रवाई की है, वो लश्कर तैयबा हो या बाकी दहशतगर्द ग्रोह हो, उनकी क़यादत को प्रोसिक्यूट भी किया गया है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल किया गया है, और उनके जो बाकी मेंबर्स वगैरह थे उनको डी रेडिकलाइज भी किया गया है। तो इसलिए पाकिस्तान का ये कहना है कि वाइल ये अमेरिका का जो फैसला है ये उनका डोमेस्टिक मामला है, लेकिन भारत जो है इस मामले को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ बिला वजह जो है वो इल्ज़ाम तराशी की एक जो कैंपेन है वो पहले भी जारी रखा हुआ था और इसको वो जारी रखेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल अब यही है कि क्या ये कामयाबी है? बिल्कुल इस हद तक तो ज़रूर कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि अमेरिका हो या बाकी उनके मगरबी इत्तेहादी हों, वो एक्सक्लूसिवली एक्सप्लिसिटली ये कहने से कासिर थे। लेकिन अब किसी हद तक दो के जो स्टेटमेंट है स्टेट डिपार्टमेंट का, उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर या रियासत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन लश्कर तैयबा के साथ उसका लिंक जोड़ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है भारत का वो ज़रूर अचीव हुआ है। और उसको बेस बनाते हुए आई एम श्योर कि जो वो यूरोप से भी कहेंगे, एंड जो सबसे अगला जो मरहला हो सकता है कि वो इस मामले को जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक फहरिस्त है उसमें इस तंजीम को डालने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करने की कोशिश करेंगे। एंड थर्डली पॉसिबल है कि अगेन इस मामले को लेकर के वो जो फैटफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस मामले को वहां पर भी कामरान, ये तो सारी इसकी इम्प्लीकेशंस होगी, लेकिन अगर द रेजिस्टेंस फ्रंट की ये बात करें तो क्या इसकी कोई लीडरशिप नोन है? उनको भी जो है ये लिस्ट में, बैंड लिस्ट में डाला गया है, या सिर्फ ये एक एंटिटी को डाला गया जो कि इससे पहले गालबन जब ये पहलगाम का हमला हुआ तो उससे पहले उसका शायद कभी नाम भी नहीं सुना गया था? लश्कर तैयबा के हवाले से तो आपने नाम सुने हुए हैं, आपको लोगों के नामों का पता, तो यहाँ पे क्या स्टेटस है, इनकी लीडरशिप का क्या स्टेटस है? देखिए, यही इस जो तंजीम के बारे में सो कॉल्ड एक बड़ी मिस्ट्री है। ये तंजीम सामने आई थी 2019 में, जब कश्मीर का जो खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी, और 2023 में भारत ने इसको डेजिग्नेट किया था एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अनलाइक जो बाकी तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा वगैरह या बाकी, उनका आपको कोई एक हायरार्की या एक स्ट्रक्चर नजर आता था। लेकिन इस तंजीम के बारे में आपको कोई कल पीछे से कोई नाम लाल ना निकला है, कोई इसके सामने नाम ना, कोई, मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी को अंदाजा नहीं है, कोई कंक्लूसिव इसके हवाले से एविडेंस नहीं है कि इसका तंजीमी ढांचा है क्या, ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, कौन इसको हेड कर रहा है।
तो इसलिए कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि शायद ये आपको पता है कि एक ये डर्टी वॉर है, कि शायद ये जो भारत है उसकी अपनी कोई प्रॉक्सी है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप देखें कि ये 2023 में अगर भारत ने इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था, तो अब अमेरिका वाहिद वो मुल्क है जिसने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। तो मिस्ट्री है, लेकिन अगेन सवाल वहीं पे रहता है कि क्या कोई नाम इसके साथ कुछ जुड़े हुए हैं? नाम जो सिर्फ एक एंटिटी को उन्होंने ब्लैकलिस्ट जो एंटिटी को उन्होंने किया है, और जो नाम सामने आए हैं उसमें कोई नाम इस तरह का उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। अब इसी को बेस बनाते हुए जो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट है, तो पाकिस्तान ने यह कहा है कि ये एक इसके हवाले से जो भी पॉलिसी है, पाकिस्तान का किरदार अपनी जगह पे मौजूद है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम जो जंग लड़ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के पास इसके एविडेंस भी मौजूद है, यानी कि जो मजीद ब्रिगेड है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द तंजीम है जिसको अमेरिका ने, यूके ने, बाकी मुल्कों ने डिक्लेयर किया हुआ एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका वो फ्रंट है, तो उसको भी फिर ऐसी तंजीमों में शामिल करना चाहिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, क्योंकि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो अमेरिका और भारत के जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उनके एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि वो बिल्कुल अमेरिका भारत को इग्नोर कर देगा। तो एक उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि शायद एक तरह से थोड़ा सा खुश करने की कोशिश भी की गई है जो अमेरिकी इंतज़ामिया है, क्योंकि भारत तो आपको पता है कि बिल्कुल खुश नहीं है कि जो वो चाहता था, क्योंकि जो मौजूदा अमेरिकी इंतज़ामिया है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको बेहतर भी किया है। फिर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनको वाइट हाउस आने की दावत भी दी गई थी, वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन क्योंकि जो लार्जर लॉन्गर इंटरेस्ट हैं अमेरिका के वो भारत के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो एक इसमें व्यू यही है कि शायद ये जो एफर्ट है या जो स्टेप लिया गया है अमेरिका की तरफ से, इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, प्रैक्टिकली इसका शायद कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। बट नेवरदलेस हमारे लिए एक चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि भारत जो है सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है, मजीद करेगा। उसको काउंटर करने के लिए हमें इक़दामात डेफिनेटली लेने की ज़रूरत है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।